अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने अपना सेक्शन 2 कंप्लीट कर दिया है। अब वी आर स्टार्टिंग अवर सेक्शन 3 दैट इज़ एनवायरमेंटल बायोलॉजी। उसका पहला चैप्टर हमारे पास है इकोसिस्टम। चैप्टर नंबर 11 इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या है, जिसमें हम मेनली पढ़ेंगे इंटरेक्शन कैसे होता है लिविंग थिंग्स का जो एनवायरनमेंट में रहती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स का जो एनवायरनमेंट बनाती हैं, उनका इंटरेक्शन क्या है हम इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। No living organism lives separately as a single unit. Each living organism is surrounded by material and forces which constitute its environment from which it must derive its needs. कोई भी living organism अकेले single unit survive नहीं कर सकता। वो किसी ना मटेरियल से, किसी फोर्स से घिरा हुआ है जिससे वो अपनी नीड्स पूरी करता है, जिसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। For these basic requirements, each living organism has to depend and interact with different non-living and living components of the environment. अपनी needs पूरी करने के लिए जो भी बनते लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करना पड़ता है ताकि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। In this way, the organism of a particular area not only interact with physical environment but also interact between themselves, and this process remain continuous in that area. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो एनवायरनमेंट से तो इंटरेक्ट करते हैं बल्कि एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करते हैं ताकि ये जो प्रोसेस है एरिया में वो कंटिन्यूस रहे और वो इजीली सर्वाइव कर सकें और अपनी नीड्स को पूरा करते रहें। The scientific study of various relationship of living organism to each other and with their environment is called ecology. इकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स का और उसकी लिविंग थिंग्स के आपस का भी और उसकी इन्वायरमेंट का भी। एक रिलेशनशिप है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में हो या उसकी इन्वायरमेंट से हो। This term was first introduced by a German biologist Ernst Haeckel in 1869. It has been derived from a Greek root. Oikos means home life or living place and logos means the science or study. Nowadays, the ecology is usually referred as environmental biology. ये फर्स्ट वर्ड अर्नेस्ट हैकेल ने यूज़ किया था। ये ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या है? होम लाइफ या लिविंग प्लेस। लोगोस मीन्स स्टडी। ये एक स्टडी ऐसी है जिसको आजकल हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वो स्टडी जिसमें हम रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी पढ़ते हैं एंड विद देयर एनवायरनमेंट भी पढ़ेंगे। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द इकोलॉजिकल स्टडीज इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर डील विद द लेवल्स बियॉन्ड ऑर्गेनिज्म। थस इट बिकम्स विद द मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑन इकोसिस्टम। हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे कि ये स्टडी हम कहाँ से शुरू करते हैं और जाके इकोसिस्टम पे ख़त्म करते हैं। द ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स are known as species that live together in the same area at the same time in ecological to form a population. एक ही जगह पर रहने वाले एक ही ग्रुप के सिमिलर लोग को हम कहते हैं स्पीशीज़। स्पीशीज़ मिल के पॉपुलेशन बनाती हैं, सेम एज पॉपुलेशन मिल के कम्युनिटी बनाएगी। A population locality is always well adapted to surroundings. The second level of ecological organization is community. लेकिन कम्युनिटी अब पॉपुलेशन स्पीशीज़ मिलके पॉपुलेशन बनाएगी, पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया। हम कम्युनिटी कहते हैं ये कोई ये कम्युनिटी है, ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी हम कहते हैं। हम कम्युनिटी कैसे डिफाइन करेंगे? सारी पॉपुलेशंस कोई भी हो, किसी भी मज़हब से हो, कोई भी स्पीशी हो, किसी भी पॉपुलेशन से बिलोंग करती हो, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन होंगी उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। It consists of all population living in a particular area. A community interacts with non-living environment and both function together to form an ecosystem. Level of organization. The environment is a collective term for all conditions in which an organism lives. Thus, all factors such as light, temperature, water, soil, and air and other organisms constitute environment. अब community
में जो होती हैं वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स में। अब इन्वायरमेंट क्या है? वो टर्म, वो कंडीशन जो जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है। हम किस किस चीज़ में रहते हुए घिरे हुए हैं? लाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, और हमारे पास वाटर है, सॉइल है, ये सब मिलके इन्वायरमेंट बनाते हैं। द हैबिटेट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। The terrestrial or land habitat is mainly influenced by environmental condition, temperature, rainfall। जो हम ज़मीन जिसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, वो ज़्यादा असर उस पर होता है टेम्परेचर और रेनफॉल का। सॉइल कंपोजिशन, एडिफिक फैक्टर एंड टोपोग्राफी, सरफेस टेक्सचर ऑफ द लैंड। टेक्सचर कहते हैं हम लेवल का, किस मटेरियल का बना होता है। टेम्परेचर की वजह से सॉइल पे असर होता है, रेनफॉल की वजह से मिट्टी पे असर हो जाता है। सॉइल कंपोजिशन को हम कहते हैं एडिफिक फैक्टर एंड टोपोग्राफी को हम कहेंगे सरफेस टेक्सचर। आल्सो इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द एरिया, देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेटिक फैक्टर as well as other geographical barrier. On the basis of these factors, biogeographical regions have developed which have unique flora and fauna। फ्लोरा एंड फ्यूना हम नाम देते हैं कि किस लेवल से वो बनते हैं। इसी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इन्होंने एक बायो जियोग्राफिकल रीजन की लेवल बना दी है। अब देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म बल्कि मिलके वो बनाएंगे स्पीशीज़, फिर वो पॉपुलेशन बनाएंगे, पॉपुलेशन बन के कम्युनिटी बनाएंगी, कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम बनाएगा। इकोसिस्टम हमारे पास दो टाइप्स का है, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है सॉइल और टेम्परेचर एंड रेनफॉल से। इकोसिस्टम ये सब मिलके बायोस्फीयर बनाएंगे। The biogeographical regions are further differentiated on the basis of complex interaction of climate and biotic factors into large, easily recognizable community unit called biomes। Biomes क्या है? कम्युनिटी का यूनिट है जिसको हम कहेंगे बायोम। ये जो बायोजियोग्राफिकल रीजन है जिसमें हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाए, वो फर्दर डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं उस बेसिस पे कि किसी के कॉम्प्लेक्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, किसी के बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, इनकी बेसिस पे हम उनको फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे। द बायोम इज़ रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस of dominant plant formation such as forest or grassland as well as environmental factors like rainforest on temperature, grassland, tropical grassland, savanna। अब बायोम को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी कुछ बेसिस हैं। हम बायोम को किससे करेंगे? बायोम क्या है? बेसिकली कम्युनिटी का यूनिट है। जैसे हमने पॉपुलेशन का जेनेटिक यूनिट पढ़ा था, वैसे ही ये है। अब इसको हम कहेंगे कि जहाँ पे एक डोमिनेंट प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है, जैसे फॉरेस्ट हो गई, जंगल हो गए, ग्रासलैंड हो गई, या अगर हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स में देखें तो वहाँ पे फॉरेस्ट, टेम्परेचर, इन सब को हम कहेंगे कि ये उनका बेसिक यूनिट है बायोम। अब बायोस्फीयर क्या है? द डिफरेंट इकोसिस्टम वेदर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक आर लिंक्ड टुगेदर एंड कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट अ जॉइंट इकोसिस्टम कॉल्ड बायोस्फीयर और इकोस्फीयर। जो भी हमने लेवल्स बनाई वो आगे इकोसिस्टम में मर्ज हो गई, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम बना। इकोसिस्टम फिर फर्दर डिवाइडेड था टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक में, वो दोनों लिंक रखते हैं एंड वो सब मिलके बनाएंगे बायोस्फीयर या इकोस्फीयर। द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ अर्थ सरफेस विद फ्यू मीटर्स डेप्थ, वाटर एंड एयर कैप्सूल विच इज ऑफ 20 kilometers surrounding earth. All living things live within biosphere and no life exists beyond it। अब बायोस्फीयर की रेंज ही कि कितने तक के 20 मीटर्स, फ्यू मीटर्स ये डेप्थ में है एंड 20 किलोमीटर सराउंडिंग में है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ भी पाया जाता है उसको हम कहते हैं वो इसका बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर के बाद जो उसकी रेंज गिवन है उसके बाद कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं है, कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमने पढ़ा इकोलॉजी क्या है, जिसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। वो स्टडी जिसमें हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं लिविंग विथ नॉन लिविंग का। अब देखिए अप्रोचेस टू इकोलॉजी क्या है। देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच इंटरेक्ट इन अ पार्टिकुलर लोकेलिटी। ड्यू टू दिस देयर आर सेवरल अप्रोचेस टू अंडरटेक इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। बहुत सारी अप्रोचेस को हम अप्रोच करेंगे। कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन हम पढ़ेंगे। ईच अप्रोच हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। हर अप्रोच के अपने ही फ़ायदे हैं और नुकसानात भी हैं।
Thus, ecologists use one of the suitable approach to understand ecological phenomenon. These approaches are population approach or autoecology, community approach और synecology. अगर पॉपुलेशन की कोई भी अप्रोच हो उसको हम कहेंगे ऑटिकोलॉजी, एंड कम्युनिटी की कोई भी अप्रोच हो हम उसको कहेंगे साइकोलॉजी. अब हम पढ़ेंगे अप्रोचेस क्या हैं. दो में डिवाइड करनी, पॉपुलेशन अप्रोच एंड कम्युनिटी अप्रोच. इकोसिस्टम अप्रोच, हैबिटेट अप्रोच, इवोल्यूशन एंड हिस्ट्रिकल अप्रोच. अब पॉपुलेशन अप्रोच और horticulture. This approach is based on the study of individual species. It counts for the interrelationship between an individual species and its environment. Thus, the unit of population approach is individual species. For example, if a single mango tree in a garden is situated, the study would be autoecology. In nature, or study of chemical population on growth and yield 100 mango plant is called horticulture. अब population कि हम कैसे करते हैं अप्रोच. अगर हम अप्रोच करेंगे पॉपुलेशन की, हम कर रहे हैं स्टडी, तो हम एक इंडिविजुअल स्पीशी को काउंट करेंगे, उसके ही रिलेशनशिप देखेंगे, इंटर रिलेशनशिप देखेंगे, उनके अपने मीन्स स्पीशीज़ में भी देखेंगे रिलेशनशिप के, उनके आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं एंड एनवायरनमेंट से कैसे हैं. अगर हम मैंगो का देखेंगे कि मैंगो का ट्री है जो कि लगाए गए हैं, तो वो अगर 100 मैंगो देगा, उस मैंगो के ही हम स्टडी को कहेंगे ऑर्टिकोलॉजी. उसकी नेचर हो, उसकी पोल्यूशन हो, जो भी उसका होगा मैंगो का, वो उस स्टडी में आ जाएगा. ये हुई एक पॉपुलेशन की अप्रोच जिसमें हम एक सिंगल स्पीशीज़ को कंसिडर करते हैं, उसके इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं विथ ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट. अब हम आते हैं कम्युनिटी अप्रोच. क्या है? साइकोलॉजी. Instead of studying single or individual species, the whole community and its environment is considered for ecological studies. Population में हम single species का पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पूरी community की study करेंगे. Therefore, the study of different communities, their relation between them and their environment is called psychology. ये definitions याद कर लें कि अदर कम्युनिटी के रिलेशनशिप एंड विद देयर एनवायरनमेंट से भी रिलेशनशिप को हम स्टडी को कहेंगे साइकोलॉजी. द टर्म बायोकोनेटिक्स इज अ सिनोनिम्स विद इट. टेस्ट में तो आते हैं, आपको पता है, सिनोनियम भी आएंगे, एंटोनियम भी आएंगे. अब साइकोलॉजी का सिनोनियम क्या है? बायोकोनेटिक्स. Thus, biotic component of this approach includes all living things, whether they are plants or animals communities. This type of study has developed the concept of succession and climax, progressive replacement of one community by more stable community and growth of it in a particular area. अब हम देखेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट जो हैं, जो भी कम्युनिटी के बायोटिक कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट हो गए लिविंग थिंग्स, एंड चाहे वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों, हम सब को स्टडी करेंगे. इस स्टडी को हम कहेंगे, इसमें एक अप्रोच आ गई दूसरी जिसको हम कहते हैं सक्सेशन एंड क्लाइमेक्स. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. या तो एक कम्युनिटी खुद को एक्सचेंज करके मोर स्टेबल करे. बहरहाल ये जो अप्रोच होगी कम्युनिटी अप्रोच की या साइकोलॉजी, ये हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ की स्टडी करेंगे, उनके रिलेशन, उनके इंटर रिलेशन, उनके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन, ये सब हम इसमें डील करेंगे. अब हम आते हैं नंबर 3, इकोसिस्टम अप्रोच क्या है? इट इज़ द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट इन इकोलॉजी. इकोसिस्टम इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ये रिसेंट डेवलपमेंट है और इकोसिस्टम हमें पता है कम्युनिटी सारी मिलके इकोसिस्टम बनाती हैं. ये हाईएस्ट लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में. ऑल इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कैन बी सेप्ट विद इन दिस फ्रेमवर्क. दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन 2 थिंग्स. याद कर लें, इकोसिस्टम की अप्रोच 2 थिंग्स पे बेस करती है. फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइकिलिंग ऑफ मैटर. कैसे हमें एनर्जी मिलती है, कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है और कैसे साइकिलिंग ऑफ मैटर हो रही है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी. इस सिस्टम से हमें कौन सा कॉन्सेप्ट मिलता है? सेल्फ रेगुलेशन का भी और सेल्फ सफिशिएंसी का भी. Thus, living organism and their non-living environment interact in a most coordinated form, and any disturbance may lead to biological disbalance. Earth is an example of ecosystem which has both living
थिंग्स बायोटिक फैक्टर्स एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट अबायोटिक फैक्टर्स। मीन्स इकोसिस्टम में हम पूरी पढ़ेंगे क्योंकि हायर लेवल ऑफ है, इसमें हम सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ सफिशेंसी पढ़ेंगे। ये इससे हमें इसके कॉन्सेप्ट मिलते हैं और ये बेस किस पे करती है, 2 थिंग्स पे, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड रिसाइकलिंग ऑफ मैटर। अब इसमें जो भी कंपोनेंट्स आते हैं वेदर वो लिविंग हो तो बायोटिक, नॉन लिविंग है तो अबायोटिक, हम सबको पढ़ेंगे और उसकी स्टडी देखेंगे। जैसे इकोसिस्टम का अगर एग्जांपल है तो अर्थ एक इकोसिस्टम है। आप खुद देखें अर्थ के अंदर कितनी कम्युनिटीज़ रहते हैं, कितनी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सबको मिला के हम इकोसिस्टम कहते हैं अर्थ। और हम सारे ग्लोबल नेटवर्क को कहेंगे बायोस्फीयर। And each influence the other. Ecosystem is the functional unit, hence it may be so small as a small pond as or as large as whole world. When we consider a garden community plus its soil, climate, temperature, water, mineral cycle, sunlight, it means we are studying a garden ecosystem. ये एक यूनिट है इसलिए ये छोटा भी हो सकता है जैसे एक पॉन्ड और इतना बड़ा हो सकता है जैसे पूरी दुनिया। अगर हम कंसीडर करें एक गार्डन तो उसकी कम्युनिटी, जो भी उस गार्डन में कम्युनिटी है, उसका सॉइल, टेम्परेचर, क्लाइमेट, वाटर, मिनरल साइकिल, ये सब को अगर हम साथ स्टडी करेंगे तो वो उस गार्डन का इकोसिस्टम है। अब नंबर 4 है हैबिटेट अप्रोच। क्या है? द ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू पार्टिकुलर फिजिकल कंडीशन ऑफ द हैबिटेट। एग्जाम्पल, अ शेलो फास्ट मूविंग कोल्ड वाटर स्ट्रीम मे बी द हैबिटेट ऑफ स्पीशीज ऑफ ट्राउट। दिस अप्रोच इज ईजी टू डिफाइन, हैंस इट इज़ वाइडली यूज। अब हैबिटेट क्या है? जो ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रह रहा है वो उसकी एडेप्ट कर लेता है, उसकी एडेप्टेशन में हो जाता है, इस वजह से हम उसको कहेंगे वो उसका हैबिटेट अप्रोच है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक ट्राउट का एग्जांपल लिया, एक स्पीशी है जो कि कोल्ड वाटर में ही सर्वाइव करती है। दिस अप्रोच ये ईजी है क्योंकि ये बहुत यूज़ होती है। द स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट लाइक सॉइल, मॉइस्चर, temperature and light is also convenient to study. It can be further divided into micro habitats or small habitats with their own special conditions. हम अब हैबिटेट को 2 में डिवाइड करेंगे, माइक्रो हैबिटाट्स और स्मॉल हैबिटाट्स विद देयर ओन स्पेशल कंडीशंस पे। Some ecologists divide ecology on the basis of type of habitat where organism live accordingly. कुछ इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इकोलॉजी को हैबिटेट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म जिस बेस में रह रहा है। Aquatic and terrestrial habitats are 2 broad subdivisions, while aquatic habitat may be subdivided into marine, freshwater and estuarine water habitat. अब हमने 2 में डिवाइड किया पहले हैबिटेट को, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। देन एक्वाटिक को हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया मराइन, फ्रेश वाटर एंड ऑस्ट्राइन हैबिटेट में। द ऑस्ट्रीज आर प्लेसेस वेयर रिवर्स मीट सीज। ऑस्ट्रीज एक ऐसा प्लेस है जहाँ रिवर जाके सीज से मिलती है, ये याद कर लें। ऑस्ट्राइज कौन सा प्लेस है? जहाँ पे रिवर जाके सीज के साथ मिल जाती है। ऑन द अदर हैंड टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी में आल्सो बी डिवाइडेड फर्दर इनटू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट एंड हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल को भी हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट एंड हैबिटेट में। अब इवोल्यूशनरी अप्रोच क्या है? दिस अप्रोच इज लिंक्ड विद इवोल्यूशनरी ट्रेंड, क्योंकि हमें पता है इवोल्यूशनरी वर्ड इवोल्यूशन को शो करा, ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड के साथ जुड़ी हुई होती है। इट टेल्स अस अबाउट चेंजेस सिंस लाइफ इवॉल्व्ड एंड मे predict the future changes. However, this study also need the use of fossil records. Darwin theory of natural selection and origin of species can also discuss and studies in this part of इवोल्यूशन इकोलॉजी। हम इसको हम करते हैं रिलेट फॉसिल रिकॉर्ड से, क्योंकि हम इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं। इसमें हम डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ कैसे होती है वो सब हम पढ़ेंगे। अब हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है? इट डील विद द चेंजेस एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ टूल्स इन मेंस हिस्ट्री। हम डील करेंगे इसमें कि कैसे डेवलपमेंट होती है टूल्स की इन मेंस हिस्ट्री में। थस इट्स पीरियड स्टार्ट विद स्टोन एज 1500 टू, ये BC आपको पता है कि क्या शो करता है, बिफोर क्रिश्चियनिज्म। नियोथोलॉजिकल पीरियड हम इसको कहते हैं। थ्रू दिस अप्रोच लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल प्लानिंग इज डन एंड न्यू ट्रेंड्स कैन बी पॉइंटेड आउट। हम इसमें हिस्टोरिकल प्रेसेस देखेंगे, बहुत पुराने वक्त में हम हिस्ट्री सर्च करेंगे, फिर हम आगे देखेंगे कि क्या चेंजेस आई हैं। ये हमने यहाँ तक अप्रोच पढ़ी हैं, कुछ 6 अप्रोच हैं, डिफरेंट फेज में उनका अप्रोच दिखाया गया है। अब हम
अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, उसके फिर हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।